तो इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ मास के बारे में, मतलब आपका मास मोशन के हिसाब से कैसे चेंज होता है। अगर आप स्पीड में हो तो आपका मास कम होता है, ज़्यादा होता है, या आप रेस्ट में हो तो आपका मास कैसा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन न्यूटन क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो न्यूटन क्या बोलते हैं, देयर इज़ नो इफेक्ट इन मास ऑफ एनी बॉडी व्हेन इट इज़ इन मोशन, इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी ये बोला जाता है कि मास कैन नादर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को अपना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास हमेशा सेम रहता है, चाहे ऑब्जेक्ट कोई मोशन में हो या रेस्ट में हो। ठीक है, तो ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है या एक कार है। ठीक है, अभी ये रेस्ट पे है और यहाँ पे इसका वेट है या मास है 5 kg। सेम चीज़ अगर यही कार मोशन में रहेगा, कितना भी मोशन, कितना भी वेलोसिटी से जाए, फिर भी इसका जो मास है वो 5 kg ही रहेगा। यहाँ भी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लाइट के बराबर हो सकता है, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये बोला है कि वी कैन बी एज मच एज इट वांट, मतलब कि जितना हो सके उतना, जितना उसको फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वी बढ़ेगा। मतलब कोई लिमिट नहीं है वेलोसिटी को इंक्रीज होने में। ठीक है, और यहाँ पे जो मोमेंटम होगा क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, क्लासिकल थ्योरी ये बोलता है कि मोमेंटम P इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, यहाँ पे V मैक्सिमम हो सकता है, मतलब मोमेंटम भी आपका मैक्सिमम हो सकता है, ये बताता है। अब यही चीज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से देखते हैं। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता क्या है, मास इंक्रीजेज व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, मतलब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो तब के टाइम में उसका जो मास होगा वो मास इंक्रीज हो जाएगा जब वो एकदम वेरी फास्ट मोशन करेगा। ठीक है, तो मान लें एक एग्जांपल देते हैं, ये एक कार है, तो इस टाइम में इसका मास रेस्ट पे x है। अब ये मोशन कर रहा है फास्ट मोशन, तो इसका जो मास है पहले के मास से थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, x प्लस कुछ कुछ हो जाएगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर वेलोसिटी ओनली अप टू द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम लाइट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही हो सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ही जा सकता। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट तक भी जाने में उसको दिक्कत होगा। व्हेन इट एक्वायर वेलोसिटी इक्वल टू द सी, मतलब इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन इट मास बिकम इन्फिनिटी, मतलब जैसे जैसे उसका स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ेगा। ठीक है, एंड इट्स बिकम इन्फिनिटी टू, देखिए आप किसी का मास अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो उसको इन्फिनिटी एनर्जी भी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, तो और इसका मैक्सिमम मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू एम वी, वेर वी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। जब ये ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को एक्वायर करेगा तब के टाइम में उसका जो मोमेंटम होगा वो मैक्सिमम होगा। अब अपन आगे देखेंगे दोनों क्लासिकल मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कि मतलब मास अगर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी में है तो उसका मास कितना इंक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। अब अपन डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। टेकिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश, वेयर एस डैश इज इन रेस्ट एंड एस इज इन मोशन। ठीक है, ये आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आपका एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एस क्या है, इन मोशन में। ठीक है, एक मोशन में, और एस डैश क्या है, रेस्ट में। तो एस का जो मास है, एस का जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, उसका मास है एम, और एस डैश फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट मोशन में उसका मास है, सॉरी वो जो रेस्ट में है उसका मास है एम नॉट। ठीक है, तो एम नॉट क्या है, रेस्ट मास, एम क्या है, मोशन मास। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है तो मूविंग मास बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, इन फ्रेम एस बॉडी मूव्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी किधर मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, और एक में एक्स डायरेक्शन की ओर स्टैंड किया है। व्हेन इट स्लाइटली मूव्स अलोंग वाई एक्सिस, अगर ये थोड़ा स्लाइटली वाई एक्सिस की तरफ मूव कर जाए तो अपन का जो नेक्स्ट टर्म मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, वाई का दो, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो x1 x2 दो मिला था, इधर भी x1 डैश x2 डैश दो मिला था। तो सेम वाई के टाइम क्या मिलेगा अपन को, y2 मिलेगा और y1 मिलेगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपन को जो मिलेगा वो हो जाएगा डेल वाई। ठीक है, सेम टाइम फॉर t2 माइनस t1, दो टाइम मिलेंगे, स्टार्टिंग का और एंडिंग का। ठीक है, तो वो टाइम हो जाएगा आपका डेल टी। अब आपको पता है डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो वी वाई, वाई फॉर फ्रेम रेफरेंस एस। ठीक है, तो डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू वी वाई। सेम इस साइड भी आपका वाई टू डैश माइनस वाई वन डैश इज इक्वल टू डेल वाई डैश। ठीक है, और सेम टी टू डैश माइनस टी वन डैश इज इक्वल टू डेल टी डैश। आपका ये भी मिल गया इस साइड का भी। अब इधर भी वेलोसिटी अगर फाइंड करना चाहें अपन तो वी वाई डैश इज इक्वल टू डेल वाई डैश बाई डेल टी डैश। तो दोनों साइड का वेलोसिटी अपन मिल गया, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से दोनों साइड का वेलोसिटी अपन को मिल गया। अब अपन जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम होता है आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मोमेंटम को पी वाई लिख सकते हैं अपन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम
m फॉर मास इन फ्रेम रेफरेंस s, तो s में मास m है इसलिए और नॉर्मल m लिए, ठीक है। तो पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वी वाई, और इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं, वी वाई को डेल वाई बाय डेल टी भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। एस डैश के लिए क्या हो जाएगा, पी वाई डैश मोमेंटम वाई एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। तो एम नॉट यहाँ पे एम नॉट लेंगे, क्यों एम नॉट लेंगे, क्योंकि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हमने मास को लिया है एम नॉट, रेस्ट मास जो कि, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी वी वाई डैश, इसको फर्दर किस तरह से लिख सकते हैं, एम नॉट डेल वाई डैश बाई डेल टी डैश। तो दोनों साइड से अपन को मोमेंटम का फॉर्मूला मिल चुका। अब अपन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए इस डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे। अब अपन इस स्टेप के बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन को पी वाई और पी वाई डैश दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोमेंटम का एक्सप्रेशन मिल गया था, ठीक है। अब अपन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके आगे डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक एक चीज़ डिस्क्राइब करके बताया कि कौन कहाँ से कैसा है। तो इसमें जो वाई एक्सिस होता है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो अगर वाई इज इक्वल टू वाई डैश हो गया तो डेल वाई भी आपका डेल वाई डैश हो गया, ठीक है। और आपका जो टी टाइम का जो एक्सप्रेशन था, डेल टी का जो एक्सप्रेशन आता है वो डेल टी डैश बाय रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आता था, ठीक है। इन दोनों चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करके मैंने उस वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब नाउ ये जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो हमको मोमेंटम मिला, ठीक है, पी वाई इज इक्वल टू एम इंटू डेल वाई बाई डेल टी, यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपन का, पी वाई इज इक्वल टू एम का एम, डेल वाई का वैल्यू अपन को डेल वाई डैश मिला, डेल वाई डैश होल डिवाइडेड बाई नीचे में ये जो वैल्यू मिला डेल टी डैश, ठीक है, डेल टी डैश बाय रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। हमको यहाँ से डेल वाई और डेल टी का फॉर्मूला मिला कहाँ से, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से। अब अपन ने जो मोमेंट अपन ने निकाला था एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उसमें अपन दोनों वैल्यू को पुट किए। अब इस डायरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा ही होगा जैसे कि 3/4 है, उस पूरे के मतलब 3/4 है, या अब ये बोल सकते हो 3/4/3 है। तो क्या हो जाता है, ये नीचे में अगर ऑलरेडी एक फ्रैक्शन रहता है तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाता है 3 × 3/4। तो इसी चीज़ का अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम इंटू डेल वाई डैश बाई डेल टी डैश इंटू रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि ये डिवाइड ऑलरेडी एक फ्रैक्शन में नीचे है दोनों, तो ये ऊपर चला जाएगा और इस टाइप से कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब अपन एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो आपका मोमेंटम होता है, ठीक है, जो मोमेंटम होता है वो वेरिएंट होता है, मतलब किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो मोमेंटम हमेशा सेम ही रहता है। तो यहाँ पे अपन को क्या पता चला, पी वाई इज इक्वल टू पी वाई डैश ही होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं पी वाई इज इक्वल टू पी वाई डैश इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी डैश बाई डेल टी डैश, ठीक है, इंटू रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब डेल पी वाई डैश का वैल्यू अपन को क्या मिला था, एक्सप्रेशन के हिसाब से अपन को ये मिला था, ठीक है, एम नॉट इंटू डेल वाई डैश बाई डेल टी डैश, ठीक है। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना अपन ने, निकाला था यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इज इक्वल टू, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिख देंगे, डेल वाई डैश बाई डेल टी डैश, अब यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो अपन के पास कौन सा एक्सप्रेशन आया, एम नॉट इज इक्वल टू एम इंटू रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन को m का वैल्यू चाहिए, तो m को एक साइड रखेंगे, इसको इधर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अपन को m इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यही अपन का फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इससे हमको क्या पता चलता है, ठीक है, ये m क्या है, मूविंग मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, m नॉट मास ऑफ रेस्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट,
और ये सिंपल, ये v फॉर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, और c फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से अपन कितना मास वेरी कर रहा है, ठीक है, कैसे मास रेस्ट में रहता है तो कैसे डिफरेंट रहता है, जब वो मोशन में चले जाता है तो किस तरह से उसमें चेंज आते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं।